अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीडीएस के वर्ष 2019 के जीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें बताए गए सभी आंसर यूपीएससी द्वारा जारी अपनी ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपीएससी द्वारा साल भर में 2 बार सीडीएस का पेपर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और यह जो पेपर है यह यूपीएससी के द्वारा वर्ष 2019 का दूसरा पेपर है। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी पेपर में पूछे गए प्रश्न सिर्फ यूपीएससी बल्कि अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, एनसीसी का आदर्श वाक्य निम्न में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है एकता और अनुशासन, या एकता और सत्यनिष्ठा, या एकता और प्रभुता, या एकता और सेवा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, एकता और अनुशासन। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वह एकता और अनुशासन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? दोस्तों, हमारे जो ऑप्शन है उनमें पहला है राजभाषा विभाग, दूसरा है सीमा प्रबंधन विभाग, तीसरा है जम्मू एवं कश्मीर विभाग और चौथा है विधि कार्य विभाग। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, विधि कार्य विभाग। दोस्तों, विधि कार्य विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। चलिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? हमारे कथन हैं, भारत मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन अर्थात यूएनसीसीडी का एक हस्ताक्षर करता है। हमारा अगला कथन था, गृह मंत्रालय यूएनसीसीडी के लिए भारत सरकार का केंद्रक मंत्रालय है। दोस्तों, हमें बताना था कि निम्न में से किस कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, अर्थात हमें बताना है इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर था वह है ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक। इसका मतलब ये है कि हमारा कथन एक सही है जबकि हमारा कथन दो असत्य है। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न था, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 110, या अनुच्छेद 111, या अनुच्छेद 112, या अनुच्छेद 113। हमें बताना है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। चलिए, हमारा पांचवा प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शन है कोलंबो, या इस्लामाबाद, या काठमांडू, या ढाका। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, ढाका। चलिए, हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है ब्राज़ील, या कनाडा, या रूस, या भारत। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य नहीं है। हमारा सातवां प्रश्न है, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली अर्थात पीएफएमएस एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे किसके द्वारा अभिकल्पित, विकसित, स्वाधिकृत और क्रियान्वित किया गया है? हमारे ऑप्शन है वित्तीय सेवा विभाग द्वारा, या शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान द्वारा, या महालेखा नियंत्रक द्वारा, या राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान द्वारा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, महालेखा नियंत्रक द्वारा। चलिए, हमारा जो आठवां प्रश्न है वह है, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों, हमारी सूची 1 में संस्थाएं दी हुई हैं जबकि हमारी सूची 2 में स्थान दिए हुए हैं, अर्थात हमें बताना है कि
जो संस्थान और उनके सम्मुख जो हमारे स्थान हैं वह सही किस कूट के द्वारा सही होंगे। चलिए, हमारा जो संस्थान पहला है वह है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, हमारा जो दूसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, जबकि तीसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, चौथा और अंतिम है राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान। हमें इन कूटों के द्वारा बताना है कि ABCD में जो हमारी संस्थाएं दी हुई हैं इनके लिए जो सही स्थान है वह कूट कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात हमारा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वह जयपुर में स्थित है। हमारा जो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है वह कोलकाता में स्थित है। हमारा जो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है वह बेंगलुरु में स्थापित है, जबकि राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान हमारा चेन्नई में स्थापित है। अर्थात हमारा जो कूट होगा वह यह इस प्रकार से सही होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, हमारा जो 9वां प्रश्न है वह है इन्वेस्ट इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है और है। हमारे जो कथन है वह है यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, अर्थात लाभ के लिए नहीं। हमारा जो दूसरा कथन है वह है यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सरलीकरण एजेंसी है। चलिए दोस्तों, हमें नीचे जो कूट दिए हुए हैं उनके द्वारा बताना है कि इन्वेस्ट इंडिया के बारे में कौन से कथन हमारे सही हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही है, अर्थात इन्वेस्टमेंट इंडिया के बारे में जो कथन 1 और कथन 2 है वह बिल्कुल सत्य है। चलिए, हमारा जो 10वां प्रश्न है वह है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो ऑप्शन है वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अर्थात जो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला है वह हमारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चलिए, हमारा जो 11वां प्रश्न है वह है भारत में आम चुनाव 2019 कितने चरणों में करवाया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न भी हमारा 2019 की बाद की परीक्षाओं में काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, 7 चरणों में। चलिए, हमारा जो 12वां प्रश्न है वह है इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, जो हमारे कथन है वह है पहला कथन है इसका स्थायी सचिवालय दाह में स्थित है। हमारा जो दूसरा कथन है वह है यह विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामंजस्य को प्रोत्साहन देने की भावना से मुस्लिम विश्व के हितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयत्न करता है। हमारा तीसरा कथन या ऑप्शन सी है यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। हमारा अंतिम और चौथा कथन है यूएन के साथ इसके सलाहकारी और सहयोगी संबंध है। हमें बताना है इन 4 ऑप्शन अर्थात इन 4 कथनों में से इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अर्थात यह कथन इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में सत्य नहीं है, जबकि अन्य कथन इसके बारे में सही है। चलिए, हमारा जो 13वां प्रश्न है वह है इटालियन ओपन वुमेन्स टेनिस सिंगल टाइटल 2019 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है। हमारे ऑप्शन है कैरोलिना प्लिस्कोवा, या जोहाना कोंटा, या नाओमी ओसाका, या सेरेना विलियम्स। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, कैरोलिना प्लिस्कोवा। चलिए, हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन से आयन पोत अर्थात INS कौन से आयन जहाजों में सिम्बैक्स 19 में प्रतिभागिता की। हमारे ऑप्शन है INS कोलकाता, INS शक्ति, INS विक्रांत। हमें बताना है कि उपयुक्त तीनों INS जहाज़ों के द्वारा सिम्बैक्स 19 में किस किस ने प्रतिभाग किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 1 और 2, अर्थात सिम्बैक्स 19 में हमारा INS कोलकाता और INS शक्ति ने प्रतिभाग किया था। चलिए, हमारा जो 15वां प्रश्न है वह है ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट अर्थात आरूप है। हमारे ऑप्शन है बॉक्सिंग का, या जूडो का, या चेस अर्थात शतरंज का, या बैडमिंटन का। इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी, बैडमिंटन का। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न
अर्थात 16वां प्रश्न है वह है आरबीआई द्वारा नियुक्त कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। हमारे ऑप्शन है HR खान या नंदन नीलेकणी या NR नारायण मूर्ति या संजय जैन। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। हमारे ऑप्शन है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में या शांति स्थापना के क्षेत्र में या स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में या गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए हमारा जो 18वां प्रश्न है वह है भारत की GS लक्ष्मी हाल ही में चर्चा अर्थात समाचारों में क्यों थी। हमारे ऑप्शन है इंग्लिश काउंटी क्लब के लिए क्रिकेट खेलने वाली वे पहली भारतीय थी, या वे पहली महिला ICC मैच रेफरी बनी, या उन्हें वर्ष 2019 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, या उन्हें वर्ष 2019 में बुकर प्राइज मिला था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी वे पहली महिला ICC मैच रेफरी बनी है, जिस कारण वह हाल के दिनों में चर्चा अर्थात समाचारों में रही थी। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किसे दूसरी अवधि के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। हमारे ऑप्शन है जोको विडोडो या प्राबोवो सुबियांतो या सांदी आगा उनो या यूसुफ कल्ला। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए जोको विडोडो। चलिए हमारा 20वां प्रश्न है वह है भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है NRI दिवस के रूप में या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारा जो पहला है वह है द इंडियन फैक्ट्री एक्ट भारतीय कारखाना अधिनियम, दूसरा है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, तीसरा है द मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जबकि चौथा है द कॉर्नवालिस कोड। दोस्तों हमें बताना है कि यह चारों के चारों किस कालक्रम के अनुसार आए थे, अर्थात किसके बाद कौन, अर्थात किस समय, एक नियमित समय के अनुसार हमें ये लगाने हैं। तो दोस्तों हमारे पास दिए गए सभी ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर अर्थात इसका जो सही क्रम है वह है हमारे ऑप्शन ए में, अर्थात 4, अर्थात सबसे पहले हमारे पास आया था द कॉर्नवालिस कोड, जबकि हमारे पास दूसरा आया था द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जबकि हमारा तीसरे नंबर पे था द इंडियन फैक्ट्री एक्ट, जबकि हमारा चौथा था द मार्ले मिंटो रिफॉर्म। चलिए हमारा 22वां जो प्रश्न है वह है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन है नागालैंड को या मिजोरम को या सिक्किम को या मणिपुर को। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए नागालैंड को। चलिए हमारा जो 23वां प्रश्न है वह है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। हमारे ऑप्शन है 8 या 7 या 6 या 5। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 5, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए 5 आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। चलिए हमारा जो 24वां प्रश्न है वह है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 363। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 361, अर्थात अनुच्छेद 361 के द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। चलिए हमारा जो 25वां प्रश्न है वह है कौन सा कानून यह निर्धारित करता है
कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। हमारे ऑप्शन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 या भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 या उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966 या संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। चलिए हमारा 26वां प्रश्न है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। हमारे ऑप्शन है संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10% या संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भूमध्य सागरीय जलवायु का सर्वाधिक स्पष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारे ऑप्शन है परिसीमित भौगोलिक विस्तार या शुष्क ग्रीष्म ऋतु या शुष्क शीत ऋतु या मध्यम अर्थात सामान्य तापमान। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। चलिए हमारा जो 28वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चमचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। हमारे ऑप्शन है गंगा या तीस्ता या बराक या ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, दत्त ब्रैडले अभिधारणा क्या थी। हमारे ऑप्शन हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हमारा ऑप्शन 2 है, सोशलिस्ट पार्टी में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने का निर्णय किया। हमारा ऑप्शन 3 है, क्रांतिकारी समाजवादी बटुकेश्वर दत्त ने साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे की सफलता हेतु कार्य करने के लिए 10 बिंदुओं की एक योजना प्रस्तुत की। जबकि हमारा चौथा और अंतिम ऑप्शन है, यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के मोर्चे को साकार करने में नेशनल कांग्रेस का एक महती तथा प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। दोस्तों यदि बात करें दत्त ब्रेडल के अभिधारणा में इन चारों ऑप्शनों में से सही एक ऑप्शन की तो वह है हमारा ऑप्शन डी, यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के मोर्चे को साकार करने में नेशनल कांग्रेस का एक महती तथा प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। चलिए हमारा जो 30वां प्रश्न है वह है, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुंटकट्टी भूगधृति प्रचलित था। हमारे ऑप्शन है बुलंदखंड या कर्नाटक या छोटा नागपुर या मद्रास प्रेसिडेंसी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर। चलिए हमारा 31वां प्रश्न है, प्लेम्स एंड पीपुल्स पुस्तक का लेखक कौन था। हमारे ऑप्शन है विलियम एच मैकनील या W.I. थॉमस या रचेल कार्सन या डेविड कैनाडिन। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, विलियम एच मैकनील। हमारा 32वां प्रश्न है, भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन या विलियम बेंटिंग या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, 16वीं सदी के दौरान रचित चंडी मंगला को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। हमारे ऑप्शन है संस्कृत या तमिल या बांग्ला या उड़िया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, बांग्ला। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 1962 में किस सोवियत नेता ने यह घोषणा की थी कि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के लिए चीन जिम्मेदार था। हमारे ऑप्शन है ख्रुश्चेव ने या बुल्गनिन ने, सुस्लोव ने, मालिनकोव ने। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, सुस्लोव ने। चलिए हमारा 35वां प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। हमारे जो कथन है, पहला वह कथन है
यह वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी। हमारा दूसरा कथन है इसका उद्देश्य नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना है। चलिए दोस्तों, हमें बताना है अपने ऑप्शनों के माध्यम से कि मेक इन इंडिया के तहत हमारे पास दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। यदि हमारे सही आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी सही है, अर्थात ऑप्शन बी कहता है कि मेक इन इंडिया के पहल के संबंध में हमारा कथन 2 सही है, जबकि हमारा कथन 1 गलत है। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। हमारे ऑप्शन है कर्नाटक या तेलंगाना या जम्मू और कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए, हमारा अगला और 37वां प्रश्न है स्वयं क्या है। हमारे ऑप्शन है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। हमारा अगला ऑप्शन है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। हमारा अगला ऑप्शन है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड्स। और हमारा अंतिम ऑप्शन है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ ऑफ एस्पिरेशन माइंड्स। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। चलिए, हमारा 38वां प्रश्न है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है। दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है वह है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना या प्राकृतिक पर्यावरण और रक्षण और संवर्धन करना। हमारा अगला ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना। हमारा अंतिम ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अर्थात भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना की गणना नहीं की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन में यह तर्क दिया है कि प्रबंधकीय वर्ग अपने तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर तथा अपने प्रशासनिक कौशलों के कारण सभी औद्योगिक समाजों पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों पर हावी रहा। हमारे ऑप्शन है जेम्स बर्नहम ने या रॉबर्ट मिशेल्स ने या गैटानो मोस्का ने या विल्फ्रेडो पेरेटो ने। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन है जेम्स बर्नहम ने। चलिए, हमारा 40वां प्रश्न है अधिकार प्रेक्षा के एक आदेश अर्थात रिट ऑफ क्वो वारंटो को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है पद सरकारी हो और उसे विधि द्वारा सृजित किया गया हो। हमारा अगला ऑप्शन है पद अधिष्ठायी अर्थात एक मूल पद होना चाहिए। हमारा अगला ऑप्शन है उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानूनों का वहां उल्लंघन हुआ हो। हमारा अंतिम ऑप्शन है नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक प्रयोज्य आय के बराबर है। हमारे ऑप्शन है व्यक्तिक आय माइनस परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क अर्थदंड इत्यादि। अगला ऑप्शन है निजी आय माइनस निजी कंपनी क्षेत्रकों की बचत माइनस कंपनी कर। हमारा अब ऑप्शन सी है निजी आय माइनस कर। और हमारा अंतिम ऑप्शन है परिवारों का कुल व्यय माइनस आयकर माइनस प्राप्त उपहार। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए अर्थात व्यक्तिक आय माइनस परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क कौमा अर्थदंड इत्यादि। चलिए, हमारा जो 42वां प्रश्न है वह है किसी मुक्त व्यापार बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है। हमारे ऑप्शन हैं मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योन्य क्रिया
या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर का निर्धारण, या अर्थव्यवस्था की उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण, या अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार निर्गत का निर्धारण। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योन्य क्रिया। चलिए, हमारा जो 43वां प्रश्न है वह कहता है इंडेक्सेशन अर्थात सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबद्ध किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है मुद्रास्फीति नियंत्रण, या मौद्रिक अर्थात जीडीपी आकलन, या बचत दर का मापन, या मजदूरी प्रतिपूर्ति का नियतन। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, मजदूरी प्रतिपूर्ति का नियतन। हमारा अगला प्रश्न है कोई कार एक समान वर्तुल गति से गुजरती है, कार का त्वरण है। हमारे ऑप्शन है शून्य, या एक शून्येतर स्थिरांक, या एक शून्येतर किंतु एक स्थिरांक नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, एक शून्येतर स्थिरांक। हमारा 45वां प्रश्न है किसी ध्वनि की गूंज उसके उत्पन्न होने के 5 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। गूंज उत्पन्न करने वाले पहाड़ की ध्वनि से स्रोत से दूरी कितनी है। दोस्तों, यह हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, 0.85 किलोमीटर। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वह भी हमारा मैथमेटिकल है और वह कहता है एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय करेगा। दोस्तों, यह काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, 30 यूनिट। चलिए, हमारा जो 47वां प्रश्न है वह है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन ए है यह राज्यों अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी कहता है 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। हमारा ऑप्शन सी कहता है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। और हमारा अंतिम और ऑप्शन डी कहता है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। ऑप्शन हमारा सही है। हमारा 48वां प्रश्न है नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कथन दिए हुए हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 और 4। हमारा जो 3 और 4 कथन है वह सही नहीं है, जबकि हमारे कथन 1 और कथन 2 सही है। चलिए, हमारा जो 49वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत के किसी राज्य का महाधिवक्ता संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा पहला कथन है। हमारा दूसरा कथन कहता है कि जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, राज्य स्तर पर मौलिक अपीली सलाहकार अधिकारिता उच्च न्यायालयों के पास होनी चाहिए। हमें बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, अर्थात किस कथन में कही गई बात बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, अर्थात ना तो 1 ना ही 2। अर्थात हमारा ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है, अर्थात हमारे दोनों कथन गलत हैं। चलिए, हमारा 50वां प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं।
हमारे ऑप्शन है एकात्मक में, या संगात्मक अर्थात फेडरल में, या अर्ध संगात्मक अर्थात क्वासी फेडरल में, या अर्ध एकात्मक अर्थात क्वासी यूनिटरी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी अर्ध संगात्मक में। हमारा 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? हमारे ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, या उत्तराखंड, या मेघालय। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलिए, हमारा 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? हमारे ऑप्शन है आगरा, या भागलपुर, या भोपाल, या कानपुर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, भोपाल। अर्थात भोपाल किसी भारतीय शहर व एक ऐसा भारतीय शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं है। हमारा 53वां प्रश्न है, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है झारखंड में, या बिहार में, या असम में, या पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा इसका आंसर गलत कहा गया है, अर्थात यह क्वेश्चन हटा दिया गया था। इसका कारण यह था कि झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है, जबकि मंदार पहाड़ियाँ का कोई एक आंसर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इसका आधा आंसर हम मान सकते हैं, लेकिन आधा आंसर हमें भी पता नहीं है। झुमरी तलैया झारखंड में स्थित है, जो अपने रेडियो पर संगीत सुनने के एक स्थान के रूप में विख्यात है, जबकि मंदार पहाड़ियाँ का कोई एक संक्षिप्त उत्तर हमें प्राप्त नहीं है। चलिए, हमारा 54वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है तापमान का दैनिक प्रवास कम है, या वार्षिक तापमान प्रवास कम है, या पूरे वर्ष के दौरान तापमान उच्च रहता है, या अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती हैं। कथन दक्षिण भारत के संबंध में सही नहीं है। चलिए, हमारा 55वां प्रश्न है, लिंग संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे कथन हैं, कुछ देशों में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 महिलाओं के लिए पुरुषों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। हमारा ऑप्शन बी कहता है कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। हमारा ऑप्शन सी कहता है कि विश्व स्तर पर स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 100 महिलाओं के लिए लगभग 102 पुरुष हैं, जबकि हमारा अंतिम और ऑप्शन डी कहता है कि एशिया में स्त्री पुरुष अनुपात उच्च अर्थात अधिक है। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अर्थात एशिया में स्त्री पुरुष अनुपात उच्च अर्थात अधिक है। हमारा 56वां प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? हमारे ऑप्शन है अमर्त्य सेन के द्वारा, या महबूब उल हक के द्वारा, या सुखमोई चक्रवर्ती के द्वारा, या जी.एस. चड्ढा के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, महबूब उल हक के द्वारा। हमारा 57वां प्रश्न है, निम्बू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है विषुवतीय क्षेत्र, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या मरुस्थल क्षेत्र, या अल्पाद्र क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? हमारे ऑप्शन है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, या वे जो बुद्ध के भक्त थे, या वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, या वे जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, वे जो अग्रणी जो शिव के भक्त थे। हमारा 59वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारी सूची 1 दर्शाती है निर्जातीय क्षेत्रीय खंड, जबकि सूची 2 दर्शाती है संबंधित व्यावसायिक ढांचा। अब हमें नीचे दिए गए कूट के द्वारा बताना है कि किस जाति के द्वारा किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता था। हमारी जो पहली जाति है वह है मरुत मक्कल, दूसरी है कुरवन मक्कल, तीसरी है मुल्लई मक्कल, जबकि चौथी है नेतल मक्कल। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात यदि ऑप्शन सी के अनुसार इन जातियों के व्यवसायिक ढांचे की बात की जाए तो मरुत मक्कल का जो व्यवसाय था वह था हलवाहा,
जबकि हमारा जो कुरवन मक्कल था उसका जो व्यवसाय था वह है पहाड़ पर रहने वाले लोग अर्थात पहाड़ी जन। जबकि मुलई मक्कल का जो संबंध है वह है पशु चारण से, जबकि हमारा नेतल मक्कल का संबंध है मछली पकड़ने वाले लोगों से। चलिए हमारा 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था? हमारे ऑप्शन है बाबर या हुमायूं या अकबर या जहांगीर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए बाबर। हमारा 61वां प्रश्न है और 61वां प्रश्न कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हमारे कथन हैं, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, या इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, या इससे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, या इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। हमारा 62वां प्रश्न है, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला मजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, या राम मनोहर लोहिया ने, या राजा राम मोहन राय ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया ने। हमारा 63वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों अर्थात भाग 3 का अंश नहीं है? हमारे ऑप्शन है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, या कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, या किसी वृत्ति को करना, या किसी व्यवसाय व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। चलिए हमारा 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कपास की खेती के लिए एक भौगोलिक आवश्यकता नहीं है? हमारे ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में तापमान का 25 डिग्री सी या इससे अधिक हो जाना, या सामान्य से हल्की वर्षा, सामान्य दोमट मृदा को अच्छे अपवहन वाली हो, या कम से कम 100 तुषारहीन दिनों की बढ़वार अवधि। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, कम से कम 100 तुषारहीन दिनों की बढ़वार अवधि। हमारा 65वां प्रश्न है, शीतोष्ण शंकुधारी वन बायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है बहुत कम अववृद्धि अर्थात झाड़ झंखाड़ इसकी विशेषता है, या एक वर्ष में इसमें या एक वर्ष में इनमें 100 से या एक वर्ष में इनमें 50 से 100 दिनों की बढ़वार अवधि होती है, या इनमें वार्षिक तापमान में कम परिवर्तन होता है, या इनमें वार्षिक वर्षण के स्थानिक विवरण में उच्च परास होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, इनमें वार्षिक तापमान में कम परिवर्तन होता है। हमारा 66वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। हमारी सूची 1 में शिखर दिए हुए हैं और सूची 2 में पहाड़ी का नाम दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि किस शिखर में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो हमारी पहला शिखर है अनाईमुड़ी, दूसरा है डोडा बेटा, तीसरा है धूपगढ़, जबकि चौथा है गुरु शिखर। यदि इनके पहाड़ी के नाम के क्रम में इन्हें सुमेलित किया जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात हमारी जो अनाईमुड़ी है वह है अनामलाई, हमारी जो डोडा बेटा है वह है नीलगिरी, जबकि धूपगढ़ का संबंध है हमारा सतपुड़ा से, जबकि गुरु शिखर का हमारा संबंध है अरावली से। चलिए हमारा 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप समूह में, या कच्छ की खाड़ी में, या मन्नार की खाड़ी में, या कैम्बे की खाड़ी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है।
हमारा 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन अर्थात जूट की खेती सार्थक रूप में नहीं की जाती है? हमारे ऑप्शन है असम या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में जूट की खेती अर्थात पटसन की खेती नहीं की जाती है। चलिए, हमारा 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला है, महावंशा के अनुसार अशोक का झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे अर्थात निर्ग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। हमारा दूसरा कथन कहता है कि दिव्य वदाना का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु अर्थात सन्यासी बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुए। हमारा तीसरा कथन कहता है कि दीपवंशा यह बताता है कि अशोक को बौद्ध धर्म के प्रभाव में लाने का प्रमुख व्यक्ति समुद्र है, जो एक व्यापारी का 12 वर्षीय पुत्र था। अब हमें बताना है कि उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। यदि इसके सही उत्तर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जिसमें कहा गया है कि हमारे कथन 1 और कथन 2 में कही गई बातें सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। चलिए, हमारा 70वां प्रश्न है, कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्री संपर्कों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले स्थल का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है भरूकक्ष या करूर या अरिकोमेडू या अनुराधापुरा। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अरिकामेडू। हमारा 71वां प्रश्न है, वह है भारत में सबसे अधिक मात्रा में चिचलिड्स अर्थात चिचिल्ड मछली कहाँ पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है केरल के पचजल में या सुंदरबन में या नर्मदा में या गोदावरी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, केरल के पचजल में। हमारा 72वां प्रश्न है, तीसरी सदी अर्थात बीसीई में किस ग्रीक दार्शनिक ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा था। हमारे ऑप्शन है यूक्लिड ने या प्लेटो ने या एराटोस्थेनेज ने या क्लियो ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, एराटोस्थेनेज ने। हमारा 73वां प्रश्न है, 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है का लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है टोडरमल या नारायण भट्ट या चैतन्य या रूप गोस्वामी। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, नारायण भट्ट। हमारा 74वां प्रश्न है, बोस-आइंस्टाइन संगणित है। हमारे ऑप्शन है द्रव की ठोस अवस्था या द्रव की 5वीं अवस्था या प्लाज्मा या संगणित द्रव की अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, द्रव की 5वीं अवस्था। हमारा 75वां प्रश्न है, किसी द्रव अर्थात तरल के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है। हमारे ऑप्शन है तापमान पर या वायुमंडल में उधड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या उसके द्रव्यमान पर या आर्द्रता अर्थात नमी पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, उसके द्रव्यमान पर। चलिए, हमारा जो 76वां प्रश्न है वह है, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या परमाणु नाभिक या न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, परमाणु नाभिक। हमारा 77वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला है। हमारे ऑप्शन है स्वपोषित जीवों के बीच संबंध या 2 जीवों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय या एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण या खाद्य बिक्री केंद्र उपलब्ध करवाने वाला आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण। हमारा 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय वहन अर्थात पारवहन है। हमारे ऑप्शन है यह विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है जो श्वसन से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग के कारण होती है। हमारा अगला ऑप्शन है यह विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है जो ऊर्जा के उपयोग के बिना होती है। हमारा अगला ऑप्शन है
यह विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है जो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग के कारण होती है। हमारा अंतिम और चौथा ऑप्शन है, यह विसरण प्रवणता के साथ साथ किसी पदार्थ की गति है जो श्वसन से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग के कारण होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, यह विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है जो श्वसन से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग के कारण होती है। हमारा 79वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबद्ध होता है? हमारे ऑप्शन है प्लेस्टिडों से, या झिल्लीमय पुटिकाओं से, या केंद्रका भावों से, या गुणसूत्रों से। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, झिल्लीमय पुटिकाओं से। हमारा 80वां प्रश्न है, आप जनांकीय लाभांश से क्या समझते हैं? हमारे ऑप्शन है, किसी जनसंख्या में कार्यशील वय के लोगों के एक उच्चतर अंश के कारण आर्थिक वृद्धि की दर में उछाल, या देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षिक संस्थानों के विकास के कारण साक्षरता की दर में वृद्धि, या वैकल्पिक आजीविका व्यवहारों की वृद्धि के कारण लोगों के जीवन के स्तर में उत्थान, या सरकारी नीतियों के कारण किसी देश के सकल रोजगार अनुपात में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, किसी जनसंख्या में कार्यशील वय के लोगों के एक उच्चतर अंश के कारण आर्थिक वृद्धि की दर में उछाल। हमारा अगला प्रश्न है और 81वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है लिस्मेनिया, या ट्रिपेनोसोमा, या एस्कारिस, या हेलिकोबैक्टर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग या अंग में चिकनी पेशियां नहीं होती हैं? हमारे ऑप्शन है मूत्रवाहिनी में, या नेत्र की आइरिस में, या फेफड़ों की श्वसनियों में, या बाइसेप्स में। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, बाइसेप्स में। हमारा 83वां प्रश्न है, बीज की फसल उगाना अर्थात इंटरक्रॉपिंग क्या है? हमारे ऑप्शन है, यह दो फसलों के उगाने के मौसमों के बीच का समय काल है, या यह दो या अधिक फसलों को यादृच्छिक रूप से मिलाकर उगाना है, या यह दो या अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के पैटर्न में उगाना है, या यह भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों को एक पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाना है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, यह दो या अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के पैटर्न में उगाना है। हमारा 84वां प्रश्न कहता है कि आवर्धन क्या है? हमारे ऑप्शन है नमूने का वास्तविक आमाप बटे प्रेक्षित आमाप, या नमूने का प्रेक्षित आमाप बटे वास्तविक आमाप, या नमूने का वास्तविक आमाप माइनस प्रेक्षित आमाप, या नमूने का वास्तविक आमाप गुणा प्रेक्षित आमाप। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, नमूने का प्रेक्षित आमाप बटे वास्तविक आमाप। हमारा 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी कोशिका के सुसाइड बैग्स के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है लाइसोसोम, या प्लेटलेट्स, या अंतर्द्रवी जालिका, या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। हमारा 86वां प्रश्न है, आर्थिक मॉडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है, इनमें जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण सम्मिलित होता है, या ये किसी भी सिद्धांत को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, या इनकी अभिव्यक्ति केवल समीकरणों के माध्यम से हो सकती है, या ये कारण में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, इनकी अभिव्यक्ति केवल समीकरणों के माध्यम से हो सकती है। हमारा 87वां प्रश्न है, एक सामान्य मांग वक्र की प्रवणता का मान होता है? हमारे ऑप्शन है धनात्मक, या ऋणात्मक, या शून्य, या अनंत। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। हमारा 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम कीमत का एक उदाहरण है? हमारे ऑप्शन हैं, भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य,
या उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को दी गई आर्थिक सहायता, या राशन की दुकानों से वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों द्वारा दिया गया मूल्य, या भारत में बिक्री की गई वस्तुओं के लिफाफों या पैकेटों पर छपा हुआ अधिकतम खुदरा मूल्य। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है। हमारे ऑप्शन है उत्पादन लागत पर, या अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में कीमत प्रवृत्तियां, या निर्वाह व्यय सूचकांक, या बिजली फसल कीमत समता। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, निर्वाह व्यय सूचकांक। हमारा 90वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन, या ज्ञान, या बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंच, या जीवन का एक समुचित स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंच। हमारा 91वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को संबद्ध किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है मुद्रास्फीति की दर, या गरीबी सूचकांक, या आय असमानता, या व्यक्तिक आय। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, आय असमानता। हमारा 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास दो कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा पहला कथन कहता है कि द्रव्य के कण स्वतः ही अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। अगला कथन है कि द्रव्य के कणों के बीच बल कार्यरत होता है। हमें बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, अर्थात हमारा कथन 1 भी सही है और हमारा कथन 2 भी सही है। हमारा 93वां प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। हमारे ऑप्शन है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, या आर्द्रता में वृद्धि होने पर, या पवनचाल में कमी होने से, या तापमान में कमी होने से। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय एक्स अक्ष के प्रति दूरी वाई अक्ष का ग्राफ होगा। हमारे ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर होता है, या क्षैतिज होता है, या 45 डिग्री धनात्मक प्रवणता वाला होता है, या 45 डिग्री ऋणात्मक प्रवणता वाला होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, क्षैतिज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारा कथन 1 है, एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त किया जा सकता है। हमारा अगला कथन कहता है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2। इसका मतलब यह है कि हमारा कथन 2 सही है परंतु हमारा कथन 1 गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है, या समभारिक परमाणु वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हमारा अगला ऑप्शन है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। और हमारा अंतिम और चौथा ऑप्शन है कि संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, समभारी परमाणु वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि होती है तो कुंडली में विद्युत धारा हमारे ऑप्शन है बढ़ जाती है, या घट जाती है, या विपरीत हो जाती है, या वही बनी रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्वर की आवृत्ति जो 500 हर्ट्ज से एक अष्टक उच्चतर है क्या है। हमारे ऑप्शन है 375, या 750, या 1000, या 2000। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, 1000।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? हमारे कथन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करते हैं। हमारे अगला कथन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। हमारा अगला कथन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिससे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हमारा अंतिम और चौथा कथन है, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, अर्थात कथन 1, 3 और 4 सही है जबकि कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है जबकि कथन 3 और कथन 4 भी सत्य है। चलिए, हमारा जो 100वां प्रश्न है वह कहता है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। हमारे ऑप्शन है, नए राज्यों के निर्माण में, या युद्ध की घोषणा करने में, या वित्तीय आपात में, या राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। हमारा अगला प्रश्न है, पद मृदा परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, मृदा अपरदन से, या मृदा निक्षेपण से, या मृदा में पादप पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाना, या मृदा का पादप पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाना। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, मृदा में पादप पोषक तत्वों की कमी, बहुत कमी हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक वास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारे पास दिए गए सही ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन सी, अनावरण, प्रवसन, प्रतिगमन और स्थिरीकरण। हमारा 103वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। हमारे सूची 1 में है मृदा के प्रकार, और जबकि सूची 2 में है प्रमुख अभिलक्षण। हमें बताना है कि मृदा के कौन से अभिलक्षण आपस में सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वह है ऑप्शन बी। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीसोल मृदा का प्रकार है उसका जो सुमेलित रूप है वह है बहुत पुरानी और अत्यधिक अपक्षीणित मृदा। जो हमारी दूसरी मृदा है वेटिसॉल, इसका जो सही सुमेलन है वह है चिकनी मिट्टी की मात्रा का आधिक्य और अधिक क्षारीय। जबकि तीसरी मृदा है मृदा का जो प्रकार है वह है हिस्टोसोल, और इसका जो सही अभिलक्षण है वह है जैव पदार्थ में अति समृद्ध। जबकि अंतिम और चौथी है एंटीसोल, और इसका जो संबंध है वह है शस्त्रों की कमी वाली भूमि। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा 104वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है? हमारे ऑप्शन है यूराल, या काकेसस, कार्पेथियंस, या बल्कन पर्वत। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, काकेसस पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है काल बैसाखी, या मैंगो सावर, या लू, या चेरी ब्लॉसम। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, चेरी ब्लॉसम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अलवण जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारे ऑप्शन है चिल्का, या लोकटक, या डल, या वूलर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारे ऑप्शन डी, वूलर। तो चलते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन नंबर 111 पर। हमारा 111वां प्रश्न है, आलवार कौन थे? हमारे ऑप्शन है वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, या वे जो शिव के भक्त थे, या वे जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे, या वे जो शक्ति के भक्त थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। हमारा 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन, या सल्फर, या फॉस्फोरस, या हीलियम।
इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, हीलियम। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध कैसे बनाता है? हमारे ऑप्शन है त्रिविमीय संरचना बनाकर, या उसी तल में एक षटकोणीय विन्यास बनाकर, या उसी तल में एक वर्गाकार विन्यास बनाकर, या उसी तल में एक पंचभुजाकार विन्यास बनाकर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, उसी तल में एक षटकोणीय विन्यास बनाकर। अगला प्रश्न है, सफाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साबुन का विलयन धुंधला दिखाई देता है। इस तथ्य का कारण यह है कि साबुन मिसेल हमारे ऑप्शन में प्रकाश को अपवर्तित कर सकते हैं, या प्रकाश का छितराव अर्थात प्रकीर्णन कर सकते हैं, या प्रकाश को विवर्तित कर सकते हैं, या प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, प्रकाश का छितराव अर्थात प्रकीर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण यह है कि सूती कपड़े हमारे ऑप्शन है जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, या उष्मा के अच्छे वाहक होते हैं, या उष्मा के अच्छे विकिरण होते हैं, या उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन है ए, जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण लेखन अर्थात क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकते? हमारे ऑप्शन है रेडियो समस्थानिक, या एक रंजक से रंग, या किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक, या रक्त से औषध। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन है रेडियो समस्थानिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? हमारे ऑप्शन है दमित्री मेंडलीव ने, या हेनरी मोसेली ने, या जे थॉमसन ने, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, हेनरी मोसेली ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, या एस्कॉर्बिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या टार्टरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मुक्त राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या न्यूक्लियोलस, या कोशिका भित्ति। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। हमारा अंतिम प्रश्न है, मार्सिलिया, फर्न और अश्वपुच्छिया अर्थात हॉर्सले निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, या ब्रायोफाइटा, या जिम्नोस्पर्म, या एंजियोस्पर्म। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।